हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग अविकारी शब्द पढ़ रहे थे। अविकारी शब्द बोले या थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देना चाह रही हूँ। अविकारी शब्द बोले या फिर अव्यय शब्द बोले। शब्द रचना में जब शब्द निर्माण हो रहा था तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को बांटा गया था, विकारी और अविकारी। तो अविकारी शब्द जो है विकार यानी परिवर्तन। अ का मतलब जानते ही हो, नहीं, यानी वैसा शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो उसको अविकारी शब्द कहते हैं। अब परिवर्तन किस कारण होता है? परिवर्तन होता है लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण और काल के कारण। इन चारों के कारण शब्दों में परिवर्तन होता भी है और नहीं भी होता है। जिसमें परिवर्तन होता है उसको कहते हैं विकारी शब्द, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन, उसको कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को हम लोग अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय शब्द क्या बना? अ जोड़ व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च। अ का मतलब मालूम ही है कि नहीं, यानी वैसा शब्द जिसमें कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है। उस शब्द में ना ही तो मात्रा जुड़ रहा है और ना ही मात्रा घट रहा है, वो एज इट इज है। तो वैसे शब्द को कहते हैं खर्च, यानी पैसा खर्च नहीं कि पैसा खर्च हो रहा है। खर्च का मतलब हो गया शब्द है तो शब्द में मात्रा देखा जाएगा। तो शब्द के मात्रा में जब कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो उस वैसे शब्द को कहेंगे अव्यय शब्द या फिर अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द में जो शब्द रचना हो रहा था, शब्द का निर्माण हो रहा था, तो अविकारी शब्द के अंतर्गत 4 प्रकार के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 तरह के शब्द का निर्माण हुआ। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो ये जो 5 तरह के शब्द का निर्माण हुआ, ये पांचों किस प्रकार के थे शब्द? अविकारी या अव्यय शब्द थे, जिसमें कि हम लोगों ने क्रिया विशेषण, पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय शब्द, यानी वैसा शब्द संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय शब्द। आज हम लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अव्यय शब्द का मतलब मालूम हो ही गया कि वैसा शब्द जिस पर कि लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। चाहे इसको किसी भी लिंग में प्रयोग कर ले या वचन में या कारक का चिन्ह लगा दे, वे शब्द वैसा ही रहेगा। तो वे अव्यय शब्द जो 2 शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करेगा। संबंध कैसे बनेगा? जब 2 होगा तभी दोनों के बीच संबंध स्थापित करेगा। मान लो जैसे हम लोग के संबंध होता है, जैसे चाचा भतीजा, तो एक चाचा और एक भतीजा है।
इन दोनों के बीच कैसा संबंध है भाई? तो चाचे भतीजे का संबंध है। मामा भांजा, एक मामा है और दूसरा भांजा है, दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है कि कैसा इन दोनों के बीच संबंध है? मामा भतीजे का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, पिता पुत्री का संबंध है। तो उसी तरह से जैसे संबंध होने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, वैसे ही ये जो अव्यय शब्द संबंध स्थापित करेगा उसके लिए भी हमें दो शब्दों का होना जरूरी है। और उन दो शब्दों के बीच में ये जो अव्यय शब्द है वो संबंध स्थापित करेगा, दोनों के बीच संबंध बताएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय शब्द एक ऐसा संबंध शब्द है जो अव्यय होते हुए दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करेगा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर बोले या आकर, के आगे आकर भी बोल सकते हैं या लगकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाता हूं, उसे संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। क्या हो जाएगा परिभाषा? वो अव्यय शब्द यानी जिस पर लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता होगा वैसा शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर, संज्ञा होगा वहां सर्वनाम भी हो सकता है क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के बदले ही आता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर यानी संज्ञा या सर्वनाम जो भी है उस शब्द के आगे लगकर या आकर, जो भी कहो, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, वाक्य में और भी शब्द है तो दूसरे शब्दों के साथ, पहले ही बताया कि संबंध बताएगा दो शब्दों के बीच, तो एक तो हो गया संज्ञा या सर्वनाम और दूसरा हो गया दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाता हो, उसे संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे आगे, और, आगे हो गया और हो गया, अब पीछे हो गया, आगे है तो पीछे भी हो सकता है ना, बिना इत्यादि। तो ये सब जो है आगे और पीछे बिना, ये सब कैसा शब्द है? अव्यय शब्द तो है ही है, साथ ही साथ ये दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करेगा। जैसे आगे का ले लो, मेरे घर के आगे बगीचा है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब देखो ये जो घर है और बगीचा, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कि घर
घर के आगे बगीचा है। बगीचा कहाँ है? घर के आगे है। घर के आगे है, घर के पीछे है, घर के बगल है। तो इन घर और बगीचा के बीच संबंध स्थापित कर रहा है कि घर के बगल में, घर के आगे में या घर के पीछे में बगीचा है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब यहाँ क्या है? मैं और तुम्हारे, मैं तो जाऊंगा ही, साथ किसके साथ संबंध स्थापित कर रहा है? कि तुम्हारे साथ, बोले हम भी जा रहे हैं और तुम भी जा रहे हो, दोनों को। तो मैं और तुम्हारे के बीच संबंध स्थापित कर रहा है साथ। अब देखो साथ जो है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लिंग बदल गया, लेकिन देखो साथ नहीं ना बदला। और साथ अव्यय शब्द हो गया। कैसा अव्यय शब्द है? मैं और तुम्हारे के साथ ये संबंध बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ विद्यालय जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगी। कुछ भी वाक्य हो सकता है। तो क्या हम यही बोले थे कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाए उसे संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो इस तरह से कई, कितने सारे, 10, 20, 50, 50 से भी अधिक, समझो 50 से भी अधिक होंगे संबंध बोधक शब्द। तो हमारे शिक्षाविदों ने इन इतने सारे संबंध बोधक अव्यय शब्द जो थे उसको 3 आधार पे बांट दिए। पहला आधार जो था वो था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। अब इतने सारे जो संबंध बोधक अव्यय शब्द थे उसको पहला उन्होंने प्रयोग के आधार पे बांट दिया। उसमें उन्होंने भी 3 प्रकार का रखा। पहला विभक्ति सहित। विभक्ति कहाँ से आया? कारक पढ़े हो, कारक के साथ विभक्ति चिन्ह लगा होता है। कारक के 8 भेद हैं और 8 भेद का अपना अपना विभक्ति चिन्ह है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से इत्यादि। तो वही विभक्ति चिन्ह, विभक्ति सहित, सहित यानी साथ। तो ये जो प्रयोग के आधार पे जो उन्होंने रखा संबंध बोधक अव्यय शब्द को, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ जो है संबंध बोधक अव्यय शब्द वो विभक्ति सहित होते, यानी उनके साथ विभक्ति का चिन्ह लगा होगा। जैसे ने, से, के, जो भी विभक्ति का चिन्ह है, जो भी वाक्य के अनुसार होगा उसमें विभक्ति का चिन्ह लगा होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, धन के बिना जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ यानी बेकार। धन और जीवन, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कौन? के बिना, बिना स्थापित कर रहा है, लेकिन यहाँ विभक्ति चिन्ह के लगा हुआ है। तो वही उन्होंने कहा कि इतने सारे जो संबंध बोधक अव्यय शब्द है उसमें कुछ जो है उनके साथ विभक्ति चिन्ह लगा रहता है। जैसे धन के बिना जीवन व्यर्थ है। दूसरा उन्होंने कहा विभक्ति रहित। रहित मतलब बिना। यहाँ विभक्ति सहित था, विभक्ति के साथ। अब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा संबंध बोधक अव्यय शब्द है जो विभक्ति रहित होता है। रहित यानी बिना, यानी उसके साथ विभक्ति का चिन्ह नहीं लगा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे रश्मि सखियों सहित घूमने गई।
अब रश्मि और सखियों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कौन? सहित। रश्मि घूमने गई, लेकिन साथ में और कौन गया? सखियां, उनकी सखियां भी गई। तो रश्मि और सखियां के बीच में ये संबंध स्थापित किया सहित। और यहां देखोगे कि विभक्ति का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं जिनके साथ विभक्ति का चिन्ह नहीं लगा होता है। यहाँ विभक्ति का चिन्ह लगा है और ये विभक्ति का चिन्ह यहाँ नहीं लगा रहता है। तीसरा जो उन्होंने कहा वो था उभय विधि। उभय विधि मतलब, उभय मतलब दोनों। दोनों का अर्थ किससे लिया जाएगा? विभक्ति सहित और विभक्ति रहित। तीसरा उन्होंने कहा कि जितने भी संबंध बोधक है उसमें तो कुछ के साथ विभक्ति लगा रहेगा, कुछ के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होगा, और कुछ के साथ विभक्ति जो प्रयोग हम लोग करेंगे उसके साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता विभक्ति का चिन्ह। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे तार द्वारा सूचित किया। अब देखो इसमें संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन हो गया? द्वारा। इसके आगे विभक्ति चिन्ह लगा है? नहीं लगा है। तो ये कैसा हो गया? विभक्ति रहित। इसी को फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, उसने मुझे तार के द्वारा सूचित किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय शब्द द्वारा, इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। तो मुझे और तार के बीच में संबंध बता रहा है कि मुझको जो तार मिला, वो मुझे जो सूचना मिली, सूचना किसके द्वारा मिली? तार के द्वारा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। तो वही उभय विधि में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं जिनके साथ विभक्ति चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। इस तरह से उन्होंने प्रयोग के आधार पे संबंध बोधक अव्यय शब्द को 3 भागों में बांट दिया: विभक्ति सहित, विभक्ति रहित और उभय विधि। दूसरा जो आधार था वो आधार था अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर अब शिक्षाविदों ने जितना भी संबंध बोधक अव्यय शब्द था उसको तो पहले उन्होंने प्रयोग के आधार पे कर दिया कि इस तरह से हम लोग प्रयोग के आधार पे करेंगे तो ऐसे ऐसे संबंध बोधक शब्द हमको मिलेगा। अर्थ के आधार पर जब उन्होंने किया तो जाहिर है अर्थ यानी मतलब, यानी वो जो संबंध बोधक अव्यय शब्द थे उनका जो अर्थ निकलता था उसी अर्थ के आधार पर उन्होंने संबंध बोधक शब्द को 8 भागों में बांट दिया। जितने सारे संबंध बोधक शब्द थे उन सारे संबंध बोधक शब्दों को जिसका जो अर्थ निकलता था, मतलब निकलता था, उस अर्थ के आधार पर उन्होंने 8 भागों में इसको रख दिया, सारे संबंध बोधक शब्दों को। पहला जैसे कालवाचक, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, ये किस प्रकार का शब्द था? काल। काल यानी
समय, मतलब वे अव्यय शब्द जो संबंध बोधक तो होंगे ही, संबंध तो स्थापित करेंगे ही, संबंध स्थापित करने के साथ साथ वो समय भी बताएंगे। वो जो संबंध बोधक शब्द है वो क्या बताएगा? अर्थ बताएगा, इसलिए वो कालवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। जैसे जैसे ट्रेन आने के पहले स्टेशन पहुंच जाओ। यानी ट्रेन और स्टेशन के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कि ट्रेन का जो आने का समय है उसके पहले ही, यानी मान लो कि टाइम है 5:30 AM उसका टाइम आने का, तो हमको 5:30 AM से पहले ही स्टेशन पहुंच जाना है। तो ट्रेन और स्टेशन के बीच का संबंध स्थापित करना है, किसके पहले आना है? स्टेशन, ये सॉरी, ट्रेन के आने से पहले हमको वहां पहुंच जाना है। तो ये कैसा हो गया संबंध बोधक शब्द? कालवाचक। काल यानी समय बता रहा है कि स्टेशन पर हमको पहुंचना है कब, ट्रेन का जो समय है आने का, स्टेशन पे ट्रेन का जो पहुंचने का समय है स्टेशन पे, उस समय से पहले ही हमको वहां पहुंच जाना है। इस प्रकार के संबंध बोधक को कहेंगे कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द। दूसरा है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। ये अव्यय शब्द संबंध बतलाते हुए क्या बतला देगा? साथ साथ स्थान के बारे में भी बताएगा। यानी वैसा संबंध बोधक अव्यय शब्द जो स्थान के बारे में बताएगा उसको कहेंगे स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। बोधक यानी बोध कराना, बताना, है ना, बोध कराना, बताना, अवगत करा देना, ज्ञात कराना। तो कैसा बताएगा? संबंध तो बताएगा ही, साथ साथ स्थान भी बताएगा। जैसे आशी छत के ऊपर खड़ी है। अब आशी कहाँ खड़ी है? छत के ऊपर। आशी और छत के बीच में संबंध बता रहा है कि आशी कहाँ खड़ी है? छत के ऊपर। तो ये जो हो गया के ऊपर, ये हो गया स्थानवाचक, स्थान बता रहा है, के ऊपर, के नीचे। बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है या बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। तो इस प्रकार जो स्थान बताएगा वो कहलाएगा स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। अब ये कैसा शब्द होगा? दिशा के बारे में बताएगा। दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, ये सब दिशा के बारे में संबंध बताएगा। यानी वैसा अव्यय शब्द होगा जो संबंध के साथ साथ दिशा के बारे में भी बताएगा। संबंध भी बताएगा और दिशा भी बताएगा। जैसे मायरा आसमान की ओर देख रही है।
अब ये मायरा और आसमान के बीच में संबंध बता रहा है। कौन? की ओर, दिशा बता रहा है, ऊपर की ओर। मायरा आसमान की ओर देख रही है। या फिर मान लो स्कूल के चारों ओर खेत है। अब देखो, स्कूल और खेत के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कि स्कूल कहाँ है। स्कूल ऐसे जगह में है जिसके चारों दिशा में, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों दिशा में खेत है। स्कूल के छत पे खड़े हो जाओगे तो देखोगे चारों ओर खेत ही खेत दिखाई देगा। तो ये क्या बता रहा है? दिशा की ओर बता रहा है कि चारों ओर। ये हो गया हमारा दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। चौथा हो गया साधन वाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द। अब कैसा अव्यय शब्द होगा? अव्यय शब्द संबंध के साथ साथ साधन भी बताएगा। किसके साधन से? साधन यानी माध्यम। किसके साधन यानी किसके माध्यम से? जैसे वह मित्र के सहारे दीवार पर चढ़ा। अब जो व्यक्ति है, वह मित्र के सहारे, तो वह जो दीवार पर चढ़ा, दीवार पर जो चढ़ने का काम किया वो किसके सहारे किया? मित्र के सहारे। तो वह और मित्र के बीच में संबंध बता रहा है के सहारे। माने वह दीवार पर चढ़ा किसके सहारे? मित्र के सहारे। तो के सहारे हो गया तुम्हारा साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द। वह और मित्र के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध बता रहा है कि वह दीवार पर तो चढ़ा, लेकिन किसके सहारे चढ़ा? किसके माध्यम? तो मित्र के माध्यम से। तो के सहारे हो गया साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द। पांचवा है विरोध विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द। अब विरोधवाचक यानी विरोध करेगा, विरुद्ध में काम होगा, है ना। जैसे विरोध में हो जाएगा भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। किसके विरुद्ध? भारत और पाकिस्तान, इसके बीच में संबंध विरोधाभास बता रहा है कि भारत ने लड़ाई लड़ी किसके विरुद्ध में? पाकिस्तान के विरुद्ध में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये संबंध स्थापित कर रहा है, तो संबंध बोधक शब्द हो गया। लेकिन ये संबंध बोधक का अर्थ क्या हो गया? विरोध के लिए। तो ये हो गया विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द। माने वे अव्यय शब्द है जो संबंध बतलाते हुए विरोधाभास का भी एहसास करा दे रहा है। इस प्रकार के शब्द को कहेंगे विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द। छठा है सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द। छठा हो गया सादृश्यवाचक
संबंध बोधक अव्यय शब्द, यानी वैसा अव्यय शब्द जो संबंध बतलाते हुए सादृश्य, सादृश्य ये दृश्य माने देखना, कैसे देखना है, सादृश्य यानी समान, एक समान, जैसा वो है वैसा ही ये भी है। जैसे एग्जाम्पल, कुशल के समान मायरा भी चंचल है। अब कुशल और मायरा के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कौन, के समान, यानी बराबर, बराबर देखा जा रहा है कि जितना कुशल चंचल है उतना ही मायरा भी चंचल है। मायरा भी कम नहीं है, मायरा भी कुशल की ही तरह है, एक समान, दोनों चंचल है। तो इस तरह का जो होगा अव्यय शब्द वो है संबंध बोधक सादृश्यवाचक। संबंध तो दोनों के बीच बता ही रहा है, और वो भी किस अर्थ में, सादृश्य यानी समान के रूप, समान रूप में दोनों को देखा जा रहा है। सातवां है हेतुवाचक या कारणवाचक। हेतुवाचक या कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द, यानी वैसा अव्यय शब्द जो संबंध बतलाते हुए कारण भी बताएगा। हेतु यानी कारण, इस हेतु यानी इस कारण से, हेतु का अर्थ के लिए भी होता है, यहाँ कारण हो गया, यानी दोनों के बीच, दो शब्दों के बीच संबंध तो स्थापित करेगा ही, लेकिन वो कौन सा अर्थ देगा, कारण बताएगा, रीजन। जैसे रश्मि पिंकी के खातिर चली गई। अब रश्मि और पिंकी के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कौन, के खातिर, कारण बता रहा है। पिंकी को जाने की रश्मि को जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पिंकी को इच्छा थी कि रश्मि भी मेरे साथ चले। तो ये रश्मि जो गई, ये कारण बता रही कि रश्मि पिंकी के खातिर चली गई, उसका मन रखने के लिए, उस कारण वो गई, नहीं तो ऐसे वो रश्मि नहीं जाती। तो पिंकी और रश्मि के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, किस सेंस में, कारण बता रहा है, हेतु, कारण। तो ये कहलाएगा हेतुवाचक या कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द। अब आठवां जो उन्होंने रखा अर्थ के आधार पर, वो है सीमा वाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द। अब सीमा यानी एरिया बताएगा, उस एरिया तक, उस सीमा तक, उस क्षेत्र तक। एग्जाम्पल जैसे समुद्र पर्यंत यह पृथ्वी तुम्हारी है। पर्यंत यानी परिजोर अंत, यानी समुद्र का अंत, जहां तक समुद्र है, समुद्र का अंतिम छोर जो है वहां तक, उस समुद्र है वहां तक उसको छोड़कर बाकी जितने सारा जमीन है वो सारी पृथ्वी तुम्हारी है। वही कह रहा है कि समुद्र पर्यंत, जहां तक समुद्र है उसको छोड़कर, उसके बाद जहां अंत हो जाता है, जहां समुद्र अंत हो रहा है उसके बाद जितनी भी पृथ्वी है वो सब तुम्हारी है। ये क्या बता रहा है, सीमा बता रहा है।
संबंध बतलाते हुए क्या बता रहा है, अव्यय शब्द तो है ही है, साथ ही साथ संबंध बता रहा है, और वो भी किस अर्थ में, सीमा के अर्थ में। समुद्र और पृथ्वी के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कि ये समुद्र जो है उसके अंत, समुद्र का जो अंत है उसके बाद जितनी भी पृथ्वी वो सब तुम्हारी है। तो अर्थ के आधार पर हमारे शिक्षाविदों ने जितना भी था संबंध बोधक अव्यय शब्द उसको 8 भागों में बांट दिया अर्थ के अनुसार। तीसरा जो आधार पर उन्होंने बांटा वो है रूप रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। कौन सा आधार, रूप रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। इस पर भी उन्होंने जितने सारे संबंध बोधक अव्यय शब्द थे उसको 2 वर्गों में बांट दिया, 2 भागों में। पहला मूल संबंध बोधक अव्यय शब्द और दूसरा यौगिक संबंध बोधक अव्यय शब्द। तीसरा है संबंध बोधक शब्द। तीसरा जो आधार उन्होंने चुना वो था रूप रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा जो संबंध बोधक अव्यय शब्द उन्होंने बांटा उसको रूप रचना या व्युत्पत्ति कहे, उसी के आधार पे संबंध बोधक अव्यय शब्द को बांट दिया। इसको भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। पहला मूल संबंध बोधक शब्द, मूल संबंध बोधक अव्यय शब्द, और दूसरा यौगिक संबंध बोधक अव्यय शब्द। अब सारे संबंध बोधक अव्यय शब्द को 2 वर्गों में बांट दिए, मूल और यौगिक में। मूल यानी वो अपने वास्तविक रूप में रहेगा, जैसे बिना, साथ, तरह, तक इत्यादि। अब ये जो था बिना, साथ, तरह, तक, ये सब अपने मूल रूप में है। संबंध बोधक अव्यय शब्द अपने मूल रूप में, वास्तविक रूप में। जैसे मान लो यह सड़क तुम्हारे घर तक जाती है। अब इसमें किसके किसके बीच, सड़क और घर के बीच में संबंध बता रहा है कि ये जो सड़क जा रही है ये तुम्हारे घर तक जाती है। ये जो तक है ये हो गया मूल संबंध बोधक अव्यय शब्द। ये जो तक है ये अपने मूल रूप में रहेगा और यही वाक्य में प्रयोग होगा। दूसरा है यौगिक का मतलब हो गया मिक्सचर तो खाते होगे, तो उसमें देखते होगे कई तरह का चीज मिला हुआ रहता है, तो इसमें शब्दों का मिक्सचर है, तो कैसा होगा, अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन शब्द से मिलकर बना है, वो है संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ये 4 शब्दों का मिश्रण है जिसको कहते हैं यौगिक संबंध बोधक अव्यय शब्द। यानी यौगिक में इन 4 शब्दों से जो संबंध बोधक शब्द बना है उसे कहेंगे यौगिक संबंध बोधक अव्यय शब्द। अब संज्ञा से
किनारा में जब ए जोड़ देंगे तो बन जाएगा किनारे। उसी तरह से बदला, बदला में ए जोड़ देंगे, बदले। तो इस तरह का जो संज्ञा शब्द से बनेगा संबंध बोधक अव्यय शब्द, वो कहलाएगा यौगिक संबंध बोधक अव्यय शब्द। विशेषण से जैसे पहला ए जोड़ देंगे, पहला में जोड़ देंगे, पहले भी एग्जांपल दे चुके हैं कि स्कूल के चारों ओर, चार में वो जुट गया चारों। अब चारों जो होगा वो संबंध बोधक अव्यय शब्द है। पहले, दूसरे, तीसरे, ये सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। कैसा संबंध बोधक अव्यय शब्द है? यौगिक संबंध बोधक अव्यय शब्द है। क्यों? क्योंकि ये विशेषण शब्द से बना हुआ है। किनारा, किनारे हो गया, जैसे मान लो गंगा नदी के किनारे मंदिर है। बदले, तुम्हारे बदले मैं चला जाऊंगा। पहला से पहले, काम करने से पहले खा लो, है ना। ये तो इस तरह का जो है क्रिया, क्रिया में जैसे मार, मार क्रिया है, उसमें ए लगा देंगे, क्या बन जाएगा? मारे। वह भूख के मारे रो रहा है। तो मारे जो हो गया ये संबंध बोधक शब्द है। कैसा संबंध बोधक शब्द है? यौगिक संबंध बोधक शब्द है। अब देखो, ये जो है संज्ञा, विशेषण और क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। ये लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाता है और वाक्य में प्रयोग हो जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे संज्ञा जो था ये किनारा, ये क्या हुआ? विकारी शब्द है। ये विकारी शब्द है, लेकिन किनारे क्या हो गया? अविकारी है। अविकारी या अव्यय, अव्यय शब्द हो गया। तो ये जो किनारा है इसका रूप परिवर्तनशील है, परिवर्तन होगा। लेकिन ये जो अब किनारे है ये अविकारी बन गया, अब इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। ये वाक्य में एज इट इज प्रयोग होगा, किनारे ही। उसी तरह से विशेषण का पहले से पहले, दूसरा से दूसरे, तो ये दूसरे जो है वाक्य में एज इट इज प्रयोग होगा। ये जो अव्यय शब्द है वो एकदम रिजिड है, उस पर ना लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो है विकारी शब्द, ये फ्लेक्सिबल है, ये अपना रूप बदल लेता है। क्रिया भी वैसे ही हो गया, मार से मारे। क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण क्या है? ये तो अविकारी शब्द है। ये अविकारी शब्द है या अव्यय शब्द कहे तो ये तो अविकारी शब्द ही है, इसका रूप तो परिवर्तन होगा नहीं। और तो क्रिया विशेषण का भी हम पढ़ा चुके हैं। क्रिया विशेषण, उसमें बताए थे कि क्रिया विशेषण के 4 भेद है, जिसमें कि एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वो संबंध बोधक अव्यय शब्द का भी काम करता है। स्थानवाचक में क्या आएगा? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इत्यादि। ये सब क्या हुआ? स्थान के बारे में बता रहा है। और ये कैसा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये चूंकि खुद ही अविकारी शब्द है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जैसा है वैसा ही वाक्य में प्रयोग होगा। जैसे मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, मेज के नीचे बिल्ली बैठा है, इस तरह का शब्द जो हो गया ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये संबंध बोधक शब्द है। किस प्रकार का संबंध बोधक शब्द है? यौगिक संबंध बोधक अव्यय शब्द है। उम्मीद है तुम लोगों को आज संबंध बोधक अव्यय शब्द समाप्त हो गया है। उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करना, दोस्तों के बीच शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन दबा देना। एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।